नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कांचनगिरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद के थाना उत्तर का घनी आबादी वाला मोहल्ला है आर्यनगर। इसी मोहल्ले की गली नंबर 9 में रहते हैं कोयला व्यवसायी लोकेश जिंदल उर्फ बबली। उनकी केडी कोल ट्रेडर्स नाम से फर्म है। 1 अप्रैल 2022 को शाम 4:30 बजे लोकेश के दरवाजे पर लगी काल बैल को किसी ने बजाया। उस समय घर में नौकरानी रेणु शर्मा के अलावा लोकेश की 74 वर्षीय मां कमला अग्रवाल दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। घंटी की आवाज सुनकर रेणु ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2 युवक खड़े थे। कारोबारी को पूछते हुए दोनों युवक दूसरी मंजिल पर कारोबारी की मां कमला देवी के पास पहुंच गए। दोनों युवक कमला देवी से बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद कमला देवी ने रेणु को बुलाया और दोनों मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। रेणु किचन में चाय बनाने चली गई। जब वह चाय लेकर कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गई। माताजी बिस्तर पर लहूलुहान पड़ी थी। वॉश बेसिन का शीशा टूटा पड़ा था। कांच के कुछ टुकड़े बिस्तर पर भी पड़े थे। बदमाशों ने कमला देवी का कांच से गला रेतकर हत्या कर दी थी। कमरे का यह दृश्य देखकर रेणु की चीख निकल गई। एक बदमाश ने रेणु को दबोच लिया। उसकी पिटाई कर उसे भी कांच के टुकड़े से घायल कर दिया। धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो उसे भी मार देंगे। बदमाश कमरे की अलमारी में रखी नकदी व आभूषण लूटकर भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद रेणु ने शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। बिस्तर पर कमला देवी की लाश पड़ी थी। इसके साथ ही रेणु घायल थी। वह घबराई हुई थी और रो रही थी। उस दिन अर्पित मां तथा बुआ चाचा के परिवार के सदस्यों के साथ आसफाबाद स्थित डीडी टाकीज में 3 से 6 बजे शो की मूवी देखने गए हुए थे। वे सब घर से दोपहर 2:30 बजे निकले थे। शाम 5 बजे पड़ोसी भाटिया ने फोन कर उन्हें घटना की जानकारी दी। सभी लोग शो छोड़कर दौड़े दौड़े घर पहुंचे। वहां भीड़ और पुलिस को देखते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। इससे पहले सूचना मिलने पर थाना उत्तर के थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। तब तक वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया। इस पर एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र व अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी आशीष तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमला देवी की मौत हो चुकी थी। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली पड़ी थी। मृतका के गले, सिर पर चोट के निशान थे। बेड के नीचे खून से सना तकिया पड़ा था। पुलिस ने टापा कलां निवासी घायल नौकरानी रेणु शर्मा को उपचार के लिए प्राइवेट ट्रामा सेंटर भेज दिया। जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद कमला देवी के शव को मोर्चरी भिजवा दिया। शहर के व्यस्ततम और तंग गलियों वाले आर्यनगर में दिन दहाड़े दिल दहलाने वाली घटना से सनसनी फैल गई। लोगों के मन में इस बात को लेकर आक्रोश था कि घटनास्थल से थाना कुछ ही दूरी पर स्थित होने के बावजूद पुलिस सूचना देने के आधे घंटे बाद घटनास्थल पर आई। गुस्साए लोगों को एसएसपी आशीष तिवारी ने भरोसा दिया कि इस जघन्य घटना का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। कोयला कारोबारी लोकेश जिंदल पिछले 15 दिनों से व्यापार के सिलसिले में गुवाहाटी गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी शोभा व बेटा अर्पित थे। अर्पित अपनी मां, चाचा व बुआ के परिवार के साथ मूवी देखने चला गया था। ऐसा लगता था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से घर की पूरी स्थिति का पता था। पुलिस समझ गई थी कि घटना को अंजाम परिचितों द्वारा ही दिया गया है। उपचार के बाद रेणु से पुलिस ने पूछताछ की। रेणु ने बताया कि वह युवकों को नहीं पहचानती। उसने पूरी घटना पुलिस को बताते हुए कहा, जब उसने दरवाजा खोला तो 2 लोग खड़े थे। लोकेश बाबूजी को पूछते हुए दोनों अंदर चले आए और सीधे दूसरी मंजिल पर कमरे में माताजी के पास बैठकर बातें करने लगे। इससे लगा कि वह घर वालों के परिचित हैं। इस तरह नौकरानी ने पूरी बात पुलिस को बता दी। कारोबारी की मां की हत्या व लूट की गुत्थी नौकरानी के बयानों से उलझ गई थी। जिस तरह से कमला देवी की हत्या की गई
उससे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि हत्यारों ने वॉश बेसिन पर लगे शीशे को तोड़कर कांच से हत्या क्यों की। यदि वे हत्या लूट करने ही आए थे तो अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं लाए। कमला देवी ने चाय बनाने को कहा तो जरूर वे परिचित ही होंगे। घटना के बाद कमला देवी के कमरे में पुलिस को कई अहम सुराग मिले। इनमें नौकरानी रेणु की चूड़ियां, चप्पल व कान के कुंडल आखिर वहां कैसे आ गए। रेणु का कहना था कि बदमाशों द्वारा उसके साथ बुरी तरह मारपीट करने के दौरान ये सभी चीजें वहां गिर गई थी। नौकरानी के बयानों के हिसाब से पुलिस को साक्ष्य नहीं मिले। परिवार की महिलाओं ने बताया कि यहां से 6 किलोमीटर दूर आसफाबाद स्थित भारत टाकीज में परिवार के सदस्य मूवीद कश्मीर फाइल्स देखने गए थे। इस बात की जानकारी केवल रेणु व मां को थी। चाय के प्याले भी नहीं मिले। जिस बर्तन में रेणु द्वारा चाय बनाने की बात कही जा रही थी वह किचन में उसी जगह पर रखा मिला जहां घर वाले उसे छोड़कर गए थे। चाय बनाने के कोई सबूत भी नहीं दिखाई दे रहे थे। आसपास के लोगों ने भी 2 लोगों के बाइक से आने जाने की पुष्टि नहीं की। इन सब बातों के चलते पुलिस के संदेह की सुई नौकरानी पर भी घूम रही थी। परिवार की महिलाओं ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। पूछताछ के दौरान घर वालों ने बताया कि नौकरानी रेणु उनके यहां स्थायी रूप से काम नहीं करती थी। नौकरानी को जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता था। बीच बीच में वह अपनी मर्जी से आती जाती थी। शुक्रवार को सभी लोग पिक्चर देखने जा रहे थे, इसलिए मां की देखभाल के लिए उसे बुला लिया था। 3 माह पहले मां की बैकबोन का ऑपरेशन कराया गया था। तब से ज्यादातर समय वह बिस्तर पर ही गुजारती थीं, लेकिन बेंत के सहारे आसानी से चल फिर लेती थीं। ऐसा लगता था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से ही घर की पूरी स्थिति का पता था कि 1 अप्रैल शुक्रवार को घर में कौन कौन था। एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना के खुलासे के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। एसओजी के साथ ही 3 थानों की 5 पुलिस टीमें खुलासे के लिए गठित की। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक मनीष असीजा के साथ ही कई भाजपा नेता भी वहां पहुंच गए। विधायक ने परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस टीम में शामिल हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली टीम में एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्र, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह, थाना प्रभारी उत्तर संजीव कुमार दुबे, एसओजी प्रभारी रवि त्यागी, थाना प्रभारी दक्षिण रामेंद्र कुमार शुक्ला, थाना प्रभारी लाइन पार आजाद पाल, महिला थाना प्रभारी हेमलता, थाना प्रभारी रामगढ़ हरवेंद्र मिश्रा शामिल थे। लोकेश जिंदल के मकान पर बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े हत्या व लूट को अंजाम दिया गया था। वहां से एएसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र का कार्यालय व थाना उत्तर करीब 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं नगर विधायक मनीष असीजा का आवास महज 150 मीटर व शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा का आवास मात्र 50 मीटर दूर है। इसके बाद भी बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर साफ निकल गए। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला लोकेश जिंदल की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को अगर उम्मीद थी तो नौकरानी रेणु शर्मा से ही थी। वही मौके की प्रत्यक्षदर्शी थी। वही बदमाशों के हुलिया की सही जानकारी दे सकती थी, जिससे बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ सकते थे। पुलिस ने रेणु को विश्वास में लेकर उससे बदमाशों के बारे में गहनता से पूछताछ की। पुलिस ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। तब रेणु ने पुलिस को सारी घटना बता दी। तब पुलिस ने बिना देरी किए रात में ही लोहिया नगर से तरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन 2 अप्रैल को एसएसपी आशीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आर्यनगर में हुई हत्या व लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी कि कर्ज में डूबे रिश्तेदार ने ही हत्या व लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश एक ही था। वह भी कोई बाहरी व्यक्ति न होकर मृतका की बेटी का दामाद था। दामाद होने के कारण उसका घर आना जाना था। उसे सभी सम्मान देते थे। नौकरानी रेणु शर्मा उससे अच्छी तरह परिचित थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके कब्जे से लूटे गए 77,620 रुपए तथा ज्वेलरी, जिसमें सोने की 4 चूड़ियां, कानों के टॉप्स, 2 अंगूठियां, चांदी के नोट के साथ आला कत्ल पेचकस भी बरामद कर लिया।
आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कमला देवी की हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस को वारदात के 12 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई थी। हत्या व लूट की वारदात को तरुण गोयल ने अंजाम दिया था। वह मूल रूप से मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बंगला एरिया के मकान नंबर 175 का निवासी है। तरुण मृतका कमला देवी की बेटी रंजना उर्फ पिंकी का दामाद है। वह मेरठ में सैनिटरी का काम करता था। उसका अच्छा कारोबार था। परिजनों के अनुसार क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खेलने के कारण उस पर 50-60 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। तब वह लॉकडाउन में भागकर फिरोजाबाद आ गया था। वह फिरोजाबाद के थाना उत्तर के लोहिया नगर की गली नंबर 2 में घर जमाई बनकर रहने लगा था। यहाँ रहकर वह सैनिटरी का काम करता था। तरुण को पता चला कि उसके और नानी सास के परिजन शुक्रवार को एक साथ फिल्म देखने गए हैं और नानी सास ही घर पर अकेली हैं। उसकी नज़र नानी सास कमला देवी के रुपयों व आभूषणों पर थी। उसे पता था कि लोकेश का कोयले का बड़ा व्यवसाय है। उसने सुनियोजित षड्यंत्र रचा और 1 अप्रैल 2022 की शाम 4:30 बजे वह आर्यनगर में उनके घर पर पहुंच गया। घंटी बजाने पर रेणु ने दरवाजा खोल दिया। घर पर नौकरानी रेणु को देखकर उसे अपनी योजना पर पानी फिरते दिखा, लेकिन लालच के चलते वह खुद को रोक नहीं सका। दूसरी मंजिल पर वह सीधे कमला देवी के कमरे में पहुंचा। उस समय कमला देवी सो रही थीं। तरुण ने जैसे ही कमरे में रखी अलमारी खोली, आहट सुनकर कमला देवी जाग गईं। इस पर कमला देवी ने टोका। तभी तरुण ने कमरे में रखे पेचकस से उनके सिर पर वार किया। शोर मचाने पर तरुण ने वॉश बेसिन के शीशे को तोड़ दिया और उसके कांच से कमला देवी का गला रेत दिया। आवाज सुनकर रेणु कमरे में आ गई। तरुण ने उसे दबोच लिया और मारपीट करते हुए कांच से उसके शरीर पर वार किए। तरुण ने रेणु की हत्या करने के लिए उसके गले में शीशा फंसा दिया, मगर रेणु गिड़गिड़ाई और पेट में पल रहे बच्चे की दुहाई वराज किसी को न बताने की बात कहकर अपनी जान बचाई। आरोपी ने रेणु को धमकी देते हुए कहा कि वह घर में 2 बदमाशों के आने की कहानी सभी को बताए, लेकिन उसका नाम हरगिज अपनी जुबान पर न लाए, वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद अलमारी से नकदी व जेवर लूटकर भाग गया। रेणु ने घटना के बाद हत्यारे द्वारा दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए वैसा ही किया। वह पुलिस को घुमाती रही। इससे पुलिस का शक उसी पर बढ़ता गया। कई घंटे की पूछताछ के बाद आखिर रेणु ने सारा भेद खोल दिया। हत्याकांड के बाद तरुण खून लगे कपड़े बदलने के लिए अपने घर गया। कपड़े बदले। इसके बाद थाना उत्तर से पुलिस को बुलाने की बात पर वह स्वयं अपनी बाइक से थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। वारदात के बाद वह लगातार घटनास्थल पर ही रहा ताकि घटना पर नजर रख सके। उसे पता था कि नौकरानी रेणु उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी और वह बच निकलेगा। पुलिस द्वारा नानी सास की हत्या कर उनके यहाँ लूट करने वाले बेटी के दामाद तरुण गोयल को जब जेल ले जाया जा रहा था, तब पत्रकारों ने उससे प्रश्न किया कि जब नौकरानी रेणु शर्मा तुम्हें अच्छी तरह जानती थी, तब तुमने उस चश्मदीद गवाह को क्यों छोड़ दिया था? इस पर तरुण ने कहा कि रेणु ने गर्भवती होने की बात बताते हुए 2 जिंदगियों की हत्या नहीं करने की बात कहकर जान की भीख मांगी थी। इस पर उसे जिंदा छोड़ दिया। आरोपी तरुण गोयल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलने से कर्जदार हो गया था। उसके शौक भी शान और शौकत वाले थे। उसने परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश नहीं की। पैसे के जुनून के चलते घिनौनी साजिश रचकर हत्या व लूट जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर रिश्तों में जहर घोलने का काम ही किया। कातिल दामाद के शैतानी दिमाग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट होना है, आपको जागरूक होना है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।